हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फास्ट ट्रैक एग्रीकल्चर। हम पोमोलॉजी पढ़ रहे थे और पिछले लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था फ्रूट्स का। आज से हम फ्रूट्स को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 2 वीडियो लेक्चर्स में हम सारे फ्रूट्स को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट फ्रूट से, जो कि हमारा मैंगो है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। सबसे पहले कॉमन नेम की बात करते हैं। तो मैंगो का कॉमन नेम क्या क्या है? तो इसको हम नेशनल फ्रूट कहते हैं, बाथरूम फ्रूट भी कहते हैं और किंग ऑफ फ्रूट भी कहते हैं, ठीक। क्या क्या कहते हैं? नेशनल फ्रूट कहते हैं, बाथरूम फ्रूट कहते हैं और किंग ऑफ फ्रूट भी कहते हैं, ठीक है। ये सारे इसके कॉमन नेम है, ठीक है। अब बाथरूम फ्रूट क्यों कहते हैं? नेशनल फ्रूट और किंग ऑफ फ्रूट तो पता है, क्योंकि आम फलों का राजा है बोलते हैं ना। तो बाथरूम फ्रूट इसलिए है क्योंकि आप इस पिक्चर को देखिए। अब ये बच्चा कैसे खा रहा है, इस तरीके से खा रहा है कि पूरा इसका फेस में और हाथ में लग गया है, ठीक है। तो खाने के बाद इसको साफ़ करने के लिए बाथरूम तो जाना ही पड़ेगा, इसीलिए इसको बाथरूम फ्रूट भी कहते हैं, ठीक है। अब हम ऐसे ही पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके नोट्स को देख सकते हैं, ठीक है। नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ, ठीक है। तो कॉमन नेम हो गया। नेक्स्ट बॉटेनिकल नेम बात करेंगे। तो बॉटेनिकल नेम क्या होता है? मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है, इसका बॉटेनिकल नेम होता है। फैमिली जो होता है वो हमारा एनाकार्डियेसी है। ओरिजिन हमारा इंडो बर्मा रीजन होता है, ठीक है। इंडो बर्मा रीजन होता है हमारा ओरिजिन। क्रोमोसोम नंबर जो है वो 2n = 4x = 40 है, ठीक है। ये हमारा क्या है? टेट्राप्लॉइड है, ठीक है। 4x जो दिख रहा है ना वो प्लॉइडी लेवल है, ठीक है। तो ये हमारा टेट्राप्लॉइड है और टेट्राप्लॉइड को ही हम एलोटेट्राप्लॉइड या एम्फीडिप्लॉइड बोलते हैं, ठीक है। किसी और को नहीं बोल सकते, सिर्फ टेट्राप्लॉइड का ही 2 नाम है, एलोटेट्राप्लॉइड या फिर एम्फीडिप्लॉइड बोल सकते हैं। एलो मीन्स डिफरेंट प्लॉइडी लेवल होता है ना, तो उसको टेट्राप्लॉइड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रूट टाइप की। तो फ्रूट टाइप जो है हमारा ड्रूप होता है और या फिर स्टोन, ठीक है। ड्रूप या स्टोन होता है हमारा फ्रूट टाइप, ठीक है। एडिबल पार्ट की बात करें तो एडिबल पार्ट हमारा जो होता है वो मीजोकार्प होता है। मीजोकार्प जो है वो हमारा एडिबल पार्ट होता है। पॉलिनेशन इसमें हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड होता है और क्रॉस पॉलिनेटेड किसकी वजह से होगा? तो वो हमारा हाउस फ्लाई की वजह से होता है, ठीक है। हाउस फ्लाई की वजह से हमारा हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है मैंगो, ठीक है। रिसर्च सेंटर की बात करें तो हमारा नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मैंगो कहाँ पे है? लखनऊ यूपी में है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मैंगो। NRCM कहाँ है? हमारा लखनऊ यूपी में है, ठीक है। एरिया की बात करें तो हाईएस्ट एरिया जो है वो हमारा यूपी कवर करता है। और अगर प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन में हमारा आंध्र प्रदेश आगे हो जाता है और यूपी सेकंड पे आता है, ठीक है। एरिया में यूपी ज़्यादा है, लेकिन प्रोडक्शन की बात करें तो आंध्र प्रदेश सक्सीड कर जाता है यूपी से, ठीक है। सॉइल एंड पीएच की बात करें तो हमारा डीप एलुवियल सॉइल चाहिए होता है, ठीक है। और पीएच हमारा 6.5 to 7.5 चाहिए, ठीक है। हाईएस्ट एरिया कवर करता है हमारे इंडिया में, सबसे ज़्यादा मैंगो का ही एरिया कवर होता है। मैंगो का इसलिए होता है क्योंकि प्रोडक्शन तो हमारा बनाना का ज़्यादा होता है, लेकिन मैंगो एरिया इसलिए कवर करता है क्योंकि जो स्पेसिंग होता है ना, मैंगो ट्री है, ठीक है। तो उसकी वजह से उसका जो स्पेसिंग है ना वो ज़्यादा कवर करता है, इसलिए हमारा एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। हाँ, तो एरिया सबसे ज़्यादा हमारा इंडिया में है और प्रोडक्शन बनाना का ज़्यादा होता है, ठीक है। तो सॉइल की बात कर लिए, डीप एलुवियल सॉइल चाहिए इसके लिए। पीएच हमारे 6.5 to 7.5 चाहिए। क्लाइमेट जो है वो हमारा ट्रॉपिकल, आप जानते होंगे कि ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल में भी ग्रो कर सकते हैं मैंगो को, लेकिन मेनली जो मैंगो जो होता है वो हमारा ट्रॉपिकल फ्रूट होता है, ठीक है। ट्रॉपिकल फ्रूट है। क्लाइमेट की बात करें तो 24 to 27 डिग्री सेल्सियस क्लाइमेट चाहिए होता है मैंगो को, ठीक है। 24 to 27 डिग्री सेल्सियस क्लाइमेट चाहिए होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि मैंगो में क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। तो मैंगो जो होता है ना वो हमारा रिच सोर्स होता है विटामिन ए का, ठीक है। विटामिन ए का रिच सोर्स होता है। अब जितना भी येलो कलर के फ्रूट्स होते हैं ना वो रिच होते हैं विटामिन ए में, ठीक है। फर्स्ट रैंक है इंडिया का, ठीक है। फर्स्ट रैंक है इंडिया का वर्ल्ड में, ठीक है। वर्ल्ड में इंडिया का फर्स्ट रैंक है प्रोडक्शन में, ठीक है। TSS जो होता है, जो भी अच्छी क्वालिटी के मैंगो होते हैं ना उसमें 10 डिग्री ब्रिक्स हमारा
नॉर्मली पाया जाता है TSS, ठीक है। 20 तक भी जाता है, 20 डिग्री हो गया तो फिर बहुत ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ये हमारा मैच्योर फ्रूट में होता है, और अगर अच्छी मैंगो की वैरायटी है तो उसमें 20 तक भी जाता है हमारा TSS, ठीक है। 50% हम अकेले, मतलब इंडिया 50% अकेले मैंगो को एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। इसलिए हमारा पहला रैंक है मैंगो प्रोडक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैरायटी की। तो मैंगो की बहुत सारी वैरायटी है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सबसे ज़्यादा आप सुने होंगे अल्फांसो जो वैरायटी है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट वैरायटी है, बहुत इम्पॉर्टेंट। इसको हम हाफूस भी कहते हैं, ठीक है। इसका एक और नाम है हाफूस भी कहते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी की मैंगो होती है, बेस्ट एक्सपोर्ट मतलब किया जाता है इस मैंगो का। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसकी कि ये ससेप्टेबल होती है हमारा स्पॉन्जी टिश्यू से। अब स्पॉन्जी टिश्यू क्या होता है, तो मैंगो में कहीं कहीं पे स्पंज टाइप बन जाता है, जिसको बोलते हैं ना गल जाता है आम, ठीक है। तो उसी तरीके से स्पंज बन जाता है, तो ये ससेप्टेबल होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इसी वैरायटी को किया जाता है। नेक्स्ट जो वैरायटी है वो है हमारा चौसा। आप सभी खाए होंगे, स्वीटेस्ट वैरायटी है, सबसे ज़्यादा मीठी वैरायटी चौसा है, ठीक है। लेकिन इसका भी प्रॉब्लम है कि ये लेट मैच्योरिंग वैरायटी है, लेट से मैच्योर होती है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में इसको बहुत ज़्यादा कल्टीवेट किया जाता है। और अल्फांसो हमारा महाराष्ट्र की अच्छी वैरायटी है, ठीक है। महाराष्ट्र में भी इसको बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वैरायटी है हमारा केसर जो है वो हमारा गुजरात की अच्छी वैरायटी है, और ये प्रोसेसिंग के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है। गुजरात की वैरायटी है और प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इस वैरायटी का, ठीक है। नेक्स्ट जो वैरायटी है लंगड़ा जो वैरायटी है ये हमारा टर्पेंटाइन फ्लेवर के लिए जाना जाता है। लाल सिंदूरी रेसिस्टेंट टू पाउडर मिल्ड्यू होता है, ठीक है। बॉम्बे ग्रीन है जो अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है नॉर्थ इंडिया की, हाईएस्ट विटामिन सी पाया जाता है उसमें, ठीक है। बैगनपल्ली वैरायटी है वो हमारा मोस्ट कमर्शियल वैरायटी है आंध्र प्रदेश की, ठीक है। बैगनपल्ली जो है वो आंध्र प्रदेश की कमर्शियल वैरायटी है, ठीक है। इसको GI टैग भी मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैगनपल्ली को आंध्र प्रदेश में GI टैग मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे आम हैं, जैसे कि आम की वैरायटी है, जैसे कि नीलम हो गया लॉन्ग ट्रांसपोर्ट के लिए। नीलम जो है वो लॉन्ग ट्रांसपोर्ट के लिए अच्छी वैरायटी मानी जाती है। अब लॉन्ग ट्रांसपोर्ट के लिए अच्छी है, मतलब इसको हम लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। एडवार्ड वैरायटी है, एंथ्रेक्नोज से रेजिस्टेंट है। बेंगलुरु है, जिसको तोतापुरी भी कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। बेंगलुरु जो है, तोतापुरी जो होता है वो हमारा कर्नाटक की वैरायटी है, ठीक है। गुलाब खास, जर्दालू, ये सब क्या है मैंगो की वैरायटी है, ठीक है। नेक्स्ट हम हाइब्रिड की बात करेंगे, ठीक है, कि किस से क्या क्या क्रॉसेस बने हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि मैंगो की हाइब्रिड वैरायटी कौन कौन सी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैंगो की वैरायटी आती है, आप सभी सुने होंगे रत्ना जो है वो मैंगो की वैरायटी है, और किस किस की क्रॉस से बनी है, तो ये नीलम और अल्फांसो की क्रॉस से बनी है, ठीक है। इसको शॉर्ट में आप RNA से भी याद कर सकते हैं। रत्ना जो है वो नीलम और अल्फांसो के क्रॉस से बना है। अब देखिए, ये अल्फांसो हमारा स्पॉन्जी टिश्यू से ससेप्टेबल था, तो रत्ना जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, हमारा रेजिस्टेंट हो जाएगा स्पॉन्जी टिश्यू से, ठीक है। नेक्स्ट जो वैरायटी है आम्रपाली जो वैरायटी है वो दशहरी और नीलम का क्रॉस है, ठीक है। अडानी का नाम सुने होंगे ना, अडानी, ADN से आप अडानी को शॉर्ट में ADN लिखते हैं, तो ADN से आप लोग याद कर रख सकते हैं। आम्रपाली दशहरी और नीलम का क्रॉस है, ठीक है। और अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज कर दें, मतलब कि नीलम को पहले और दशहरी को बाद में लिख जाए, तो वो हमारा मल्लिका का क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। मल्लिका का क्रॉस हमारा क्या हो जाएगा, नीलम और दशहरी, ठीक है। MND, ठीक है। नीलम और दशहरी का क्रॉस हो जाएगा मल्लिका। अब सिंधु जो है वो हमारा पहला सीडलेस वैरायटी है, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। फर्स्ट सीडलेस वैरायटी है हमारा सिंधु, ठीक है। तो सिंधु जो है वो हमारा रत्ना और अल्फांसो का क्रॉस है, रत्ना और अल्फांसो, ठीक है। रत्ना और अल्फांसो का क्रॉस क्या है, हमारा सिंधु है, ठीक है। SRA सारा से याद रख सकते हो, SRA सारा से आप याद रख सकते हो, रत्ना और अल्फांसो का क्रॉस है। अर्का अनमोल जो है वो हमारा क्रॉस है अल्फांसो और जनार्दन प्रसाद, ठीक है। जनार्दन प्रसाद का क्रॉस है।
अंबिका की बात करें तो अंबिका जो है वो हमारा आम्रपाली और जनार्दन प्रसाद का क्रॉस है, ठीक है। ये सारे हाइब्रिड्स थे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम प्रोपगेशन पे कि मैंगो का प्रोपगेशन कैसे होता है, ठीक है। तो मैंगो को मेनली जो कमर्शियली जो होता है वो हमारा वेनियर ग्राफ्टिंग से प्रोपगेट किया जाता है। इसको मोस्ट कॉमन है हमारा नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। उसके अलावा इनार्चिंग भी किया जाता है, इसमें एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग भी किया जाता है जिसको हम स्टोन ग्राफ्टिंग भी कहते हैं, ठीक है। ये स्टोन ग्राफ्टिंग और एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आजकल बहुत ज़्यादा रिसेंटली डेवलप्ड टेक्निक है। इसकी वजह से इसको रैपिड इसका मल्टीप्लिकेशन रैपिड ग्रोथ होता है, एफिशिएंट इकोनॉमिक है हमारे लिए, इसीलिए इसका आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे ग्राफ्टिंग के मेथड्स थे, सॉरी प्रोपगेशन के मेथड्स थे। अब प्लांटिंग टाइम की बात करते हैं। तो प्लांटिंग टाइम मेनली हम मैंगो का प्लांटिंग कब करते हैं, जून जुलाई में, ठीक है। जून जुलाई में इसका प्लांटिंग करते हैं मैंगो का। स्पेसिंग जो होता है वो हमारा 10x10 मीटर स्क्वायर स्पेसिंग होता है, ठीक है। अगर हाई डेंसिटी प्लांटिंग में HDP में अगर लगाएं तो सबसे ज़्यादा HDP में हमारा आम्रपाली वैरायटी का लगाया जाता है। इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आप याद रखिए कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग में आम्रपाली का प्लांटिंग किया जाता है और जिसका स्पेसिंग रहता है 2.5 × 2.5 सेंटीमीटर। सोचिए सॉरी मीटर, कितना ज़्यादा कम है, इतना हाई डेंसिटी में इसको लगाया जाता है आम्रपाली को। इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। फ्लावरिंग टाइम की बात करें तो फ्लावरिंग टाइम कब होता है मैंगो में, तो फ्लावरिंग टाइम हमारा फरवरी में होता है, ठीक है। फरवरी में मैंगो में फ्लावर आते हैं। तो चलिए फ्लावरिंग टाइम की बात करते हैं। तो फ्लावरिंग टाइम हमारा फरवरी में होता है, ठीक है। अगर TSS की बात करें तो TSS हमारा 18 ब्रिक्स अच्छा माना जाता है, ठीक है, राइप मैंगो में, और 20 ब्रिक्स तक भी जाता है, ठीक है। फ्रूट प्रोडक्शन की बात करें तो हमारा फरवरी में तो फ्लावर आता है, तो फ्रूट कब आ जाएगा, मार्च से अगस्त में। मार्च से अगस्त में हमारा फ्रूट आ जाएगा, ठीक है। यील्ड की बात करें तो यील्ड हमारा 80 to 100 kg 80 to 100 kg हमारा पर एडल्ट प्लांट से आता है, ठीक है। अगर ऐसे देखा जाए तो 8 to 9 टन तक जाता है हमारा पर हेक्टेयर मैंगो का यील्ड, ठीक है। स्टोरेज की बात करें तो 13 डिग्री सेल्सियस पे मैंगो को स्टोर करना चाहिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारा 85 to 95% तक रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है, और इतना अगर हम टेम्परेचर या फेवरेबल कंडीशन देंगे तो हम 2 से 3 वीक तक स्टोर कर सकते हैं मैंगो को, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा 30% हमारा लॉस जो होता है ना वो अल्फांसो का होता है ड्यू टू हमारा स्पॉन्जी टिश्यू, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट फ्रूट पे जो कि है हमारा बनाना, ठीक है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट फ्रूट है। तो चलिए हमारा जनरल इन्फॉर्मेशन से बात करते हैं। तो कॉमन नेम जो होता है इसको ट्री ऑफ विजडम भी कहते हैं, ट्री ऑफ पैराडाइज भी कहते हैं, प्लांट ऑफ वर्चू भी कहते हैं, कलपत्रु भी कहते हैं, और एडम्स फिग भी कहते हैं, ठीक है। ये सारे इसके कॉमन नेम हैं और कॉमन नेम से क्वेश्चन आया हुआ है, खासकर कलपत्रु और ट्री ऑफ पैराडाइज, ठीक है। इन दोनों और एडम्स फिग, इन तीनों पे क्वेश्चन आया हुआ है इसके कॉमन नेम पे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। अब बॉटेनिकल नेम की बात करेंगे तो बॉटेनिकल नेम हमारा क्या है, मूसा पैराडिसिका, ठीक है। मूसा पैराडिसिका बॉटेनिकल नेम होता है बनाना का। फैमिली है म्यूजेसी, ठीक है। ओरिजिन है हमारा साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया हमारा ओरिजिन है बनाना का। क्रोमोसोम नंबर हमारा 2n = 3x = 33, ठीक है। तो जो हमारा कल्टीवेटेड बनाना होता है ना वो हमारा ट्रिप्लॉइड नेचर का है, ठीक है। और ट्रिप्लॉइड हमारा हमेशा स्टेराइल होता है, और स्टेराइल होने की वजह से ही हमारा जो बनाना होता है वो सीडलेस होता है। लेकिन एक वाइल्ड स्पीसीज़ भी है जिसका क्रोमोसोम नंबर 22 होता है, जिसमें हमारा सीड पाया जाता है, ठीक है। तो जो कल्टीवेटेड बनाना है या फिर जो हम बनाना खाते हैं वो हमारा सीडलेस बनाना होता है, और वो हमारा ट्रिप्लॉइड नेचर का होता है और स्टेराइल होता है, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पे। फ्रूट टाइप की बात करें तो बनाना का फ्रूट टाइप होता है बेरी, ठीक है। बेरी होता है। इनफ्लोरेसेंस इसमें स्पेडिक्स होता है, स्पेडिक्स हमारा इनफ्लोरेसेंस, और ये हमारा इम्पॉर्टेंट फ्रूट है ट्रॉपिक्स का, ठीक है। इम्पॉर्टेंट फ्रूट बोला जाता है ट्रॉपिक्स का।
एडिबल पार्ट की बात करें तो हमारा एडिबल पार्ट जो होता है वो हमारा मीज़ोकार्प और एंडोकार्प दोनों है इसका एडिबल पार्ट। हमारा फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लोबल फूड कमोडिटी है, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा ग्लोबल फूड कमोडिटी है, एज अ फूड इसको कंज्यूम किया जाता है। फोर्थ इम्पॉर्टेंट ग्लोबल फूड कमोडिटी है, ठीक है। पॉलिनेशन की बात करें तो पॉलिनेशन या रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है वो हमारा वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पिक से होता है, ठीक है। इसमें सीड नहीं बनता है तो जाहिर सी बात है कि वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पिक से ही इसको डेवलप किया जाएगा। रिसर्च सेंटर की बात करते तो हमारा सेंट्रल बनाना रिसर्च स्टेशन जो है वो अदुतुरई तमिलनाडु में है, ठीक है। अदुतुरई तमिलनाडु में है, ठीक है। अब एरिया प्रोडक्शन की बात करें तो हमारा प्रोडक्शन जो होता है वो हमारा इंडिया का शेयर जो है वो हमारा 31.6% इंडिया का शेयर है, ठीक है, वर्ल्ड में, ठीक है। सॉइल एंड पीएच की बात करें तो हमारा सैंडी लोम सॉइल, वेल ड्रेन्ड सैंडी लोम सॉइल अच्छा माना जाता है, ठीक है। 6.5 to 7.5 इसका पीएच होना चाहिए और रेनफॉल 200 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, ठीक है। क्लाइमेट की बात करें तो ट्रॉपिकल वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इसके लिए अच्छा माना जाता है, ठीक है। और उसके बाद टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर इसके लिए कितना चाहिए, 20 to 30 डिग्री सेल्सियस बेस्ट माना जाता है, ठीक है। 20 to 30 डिग्री सेल्सियस बेस्ट टेम्परेचर माना जाता है, ठीक है। और 26.5 रेंज में अगर ना पूछे तो 26.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो हमारा बेस्ट है, ठीक है। अब वैरायटी की बात करते हैं तो बनाना की बहुत सारी वैरायटी है जिसको कल्टीवेट किया जाता है। सबसे कॉमन वैरायटी है डॉर्फ कैवेंडिश। डॉर्फ कैवेंडिश जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, ठीक है। लीडिंग कमर्शियल वैरायटी है इंडिया की, सबसे ज़्यादा कमर्शियली इसी को कल्टीवेट किया जाता है इंडिया में, ठीक है। लीडिंग कमर्शियल वैरायटी है और ये हमारा रेजिस्टेंट भी होता है पनामा विल्ट से। 58% टोटल अगर प्रोडक्शन देखा जाए तो हमारा फर्स्ट रैंक पे हम आते हैं और 58% हमारा टोटल वर्ल्ड में हम एक्सपोर्ट करते हैं बनाना को, ठीक है। दूसरा जो वैरायटी है वो है हमारा मोनथान। मोनथान भी बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, ड्राउट रेजिस्टेंट वैरायटी है ये। नेक्स्ट वैरायटी है रसथाली और पूवन। रसथाली और पूवन ये दोनों जो वैरायटी है ना, रसथाली और पूवन ये दोनों जो वैरायटी है ये दोनों टेबल वैरायटी है, मतलब चॉइस टेबल वैरायटी। टेबल पर्पस के लिए, टेबल पे जो हम सजा के रखते हैं ना बनाना को, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है इसको। नेक्स्ट वैरायटी है लेडीज़ फिंगर, ये हमारा बंची टॉप वायरस से रेजिस्टेंट है। रोबुस्टा जो है वो हमारा सेकंड कमर्शियल वैरायटी है। फर्स्ट तो हमारा डॉर्फ कैवेंडिश था, सेकंड कमर्शियल वैरायटी जो है वो हमारा रोबुस्टा है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं बनाना के। नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं कि बनाना के का क्या क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो 26 to 27% इसमें शुगर पाया जाता है, 26 to 27% शुगर होता है, ठीक है। बनाना में, राइप बनाना में लो कंसंट्रेशन होता है इथिलीन का। अगर 15 to 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिले तो 15 to 18 डिग्री सेल्सियस पे हमारा इथिलीन का कंसंट्रेशन लो होता है, ठीक है। और मोनथान जो वैरायटी मैं बताई, ठीक है, मोनथान के बारे में क्या बताई, ड्राउट रेजिस्टेंट वैरायटी थी। तो ड्राउट रेजिस्टेंट वैरायटी मोनथान जो है इसमें ग्लूकोज रिच होता है, ठीक है। ग्लूकोज अच्छा होता है, अच्छा क्वांटिटी में होता है, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू को बात करें तो 67 to 137 कैलोरी पर 100 ग्राम, मतलब 100 ग्राम बनाना में 67 to 137 कैलोरीज पाए जाते हैं बनाना में, ठीक है। हाईएस्ट बनाना बंच वेट, ठीक है। हाईएस्ट बनाना बंच वेट जो है वो हमारा, अगर हमें बंच वेट इंक्रीज़ करना है तो 2 स्प्रे करना पड़ेगा। किसका करना पड़ेगा, KH2PO4, ठीक है। इसका हमें 2 स्प्रे करना पड़ेगा अगर हमें बंच का वेट बढ़ाना है तो, या फिर 2,4-D 25 ppm भी हम कर सकते हैं बनाना के सीडलेसनेस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अगर हमें सीडलेस बनाना चाहिए तो उसमें हम 2,4-D का स्प्रे कर सकते हैं 25 ppm, ठीक है।
और इसमें हमारा 73% मॉइस्चर होता है बनाना में, 27% कार्बोहाइड्रेट होता है बनाना में, और इसको हम वाइन प्रिपरेशन के लिए भी यूज़ करते हैं बनाना का, ठीक है। वाइन प्रिपरेशन में भी बनाना का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब हम प्रोपगेशन की बात करते हैं, तो प्रोपगेशन मेनली हम किससे करते हैं, सकर से, ठीक है। प्रोपगेशन हम सकर से करते हैं बनाना का, और उसका जो वेट होना चाहिए स्वाट सकर का वो 500 से 750 ग्राम होना चाहिए, ठीक है। इससे क्वेश्चन आया हुआ है कि 500 से 750 ग्राम हमारा बनाना का वेट होना चाहिए, स्वाट सकर्स का वेट होना चाहिए, और वो 3 to 4 मंथ्स का होना चाहिए, ठीक है। राइजोम से भी करते हैं, कॉम से भी करते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर से भी करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सकर्स का यूज़ किया जाता है प्रोपगेशन के लिए। प्लांटिंग टाइम की बात करें तो हमारा जून जुलाई में प्लांटिंग टाइम होता है। स्क्वायर रेक्टेंगुलर प्लांटिंग में इसको किया जाता है। स्पेसिंग की बात करें तो 1.8 इंटू 1.8 मीटर हमारा स्पेसिंग होता है। पिट साइज़ की बात करें तो 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6 इसका पिट साइज़ होता है। NPK की बात करें तो NPK कितना होता है इसमें, 300:250:100 kg पर हेक्टेयर होता है। अब आपके लिए NPK उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि NPK से उतना क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि हमारा मेनली NPK हमारा फील्ड क्रॉप्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो हमारा शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं ना, 3 से 4 मंथ में हमारा हार्वेस्टिंग हो जाता है फील्ड क्रॉप्स का। लेकिन हम जब फ्रूट क्रॉप्स लगाते हैं तो फ्रूट क्रॉप्स बहुत ईयर्स तक, सालों तक रहता है, तो इसलिए इसमें NPK का उतना वैल्यू नहीं है, ठीक है। इरिगेशन हमें समर में 3 से 5 दिन पे देना चाहिए, विंटर में हमारा 7 डेज़ या 1 वीक में देना चाहिए, ठीक है। अब डीसकरिंग, डीनेवलिंग और मेटोकिंग, ये 3 टर्म जो है वो बनाना में बहुत इंपॉर्टेंट है। डीसकरिंग का मतलब होता है कि सकर्स का रिमूवल करना, ठीक है। 45 डेज़ आफ्टर प्लांटिंग हम करते हैं, सकर्स का रिमूवल करते हैं, ठीक है। डिनेवलिंग का मतलब होता है जो मेल बर्ड होता है उसको रिमूव करना, डिनेवलिंग कहलाता है। और मेटोकिंग का मतलब होता है कि हमारा जो मदर प्लांट होता है ना, मदर प्लांट को हम हटा देते हैं। मदर प्लांट में हमारा फ्रूट लगता है, तो मदर प्लांट के जैसा ही एक और प्लांट हो जाता है, मेल प्लांट, उसको हम हटा देते हैं, उसको हम मेटोकिंग कहते हैं, ठीक है। सूडो स्टेम जो बोलते हैं, जिसमें हमारा फ्रूट नहीं लगने वाला है, तो रिमूवल ऑफ सूडो स्टेम को हम मेटोकिंग कहते हैं। इल्ड की बात करें तो इल्ड हमारा डॉफ कैवेंडिश जो फर्स्ट कमर्शियल लीडिंग वैरायटी है इंडिया की, उसका हाईएस्ट बंच वेट होता है और 25 kg पर बंच का वेट होता है डॉफ कैवेंडी का। रोबुस्टा का बात करें तो हमारा 20 kg होता है पर बंच, और रस थाली का 15 से 20 kg के बीच में होता है, ठीक है। स्टोरेज की बात करें तो इसको भी 13 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करते हैं एज लाइक मैंगो, ठीक है। 85 to 95% इसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है, ठीक है, और 3 वीक तक इसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे बनाना। अब नेक्स्ट फ्रूट जो है वो है हमारा पपाया। तो पपाया का भी जनरल इन्फॉर्मेशन से बात करेंगे। तो जनरल इन्फॉर्मेशन बॉटनिकल नेम की बात करें तो हमारा कैरिका पपाया होता है, फैमिली कैरिकेसी है, और ओरिजिन हमारा ट्रॉपिकल अमेरिका है, और क्रोमोसोम नंबर 2n = हमारा 18 होता है, ठीक है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में पढ़ लेते हैं। येलो पिगमेंट जो पाया जाता है बनाना में वो हमारा कैरिका ज़ैंथिन के वजह से होता है। कैरिका ज़ैंथिन के वजह से हमारा क्या होता है, येलो कलर होता है पपाया में, ठीक है। अब पपाया में जो पेपिन जो होता है ना, पेपिन क्या होता है, जो मान लीजिए हमारा जो बनाना का मैच्योर फ्रूट होता है, मैच्योर फ्रूट में अगर आप कट देंगे तो वहाँ से वाइट कलर का मिल्क निकलता है, ठीक है। उस मिल्क को कलेक्ट किया जाता है, उसको ड्राई किया जाता है, ड्राई करने के बाद जो ड्राइड लेटेक्स होता है ना, वो हमारा पेपिन होता है, ठीक है। तो पेपिन क्या होता है, हमारा मैच्योर फ्रूट से निकलता है और वो ड्राइड लेटेक्स होता है, ठीक है। और मैच्योर अब किस टाइम पे हम मतलब उसके मिल्क को कलेक्ट करेंगे, तो 8 से 12 नून जो है वो अच्छा टाइम माना जाता है हमारा लेटेक्स कलेक्शन के लिए, ठीक है। पेपेन जो होता है वो हमारा ड्राइड लेटेक्स से मिलता है और उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीलिक्टिक एंजाइम होते हैं, ठीक है। 72.2% उसमें प्रोटीन होता है। किसकी बात किया जा रही है, ड्राइड लेटेक्स यानी पेपेन के बात किया जाता है, ठीक है। उसमें एंजाइम जो होता है वो हमारा पेप्सिन होता है, प्रोटीलिक्टिक एंजाइम होता है।
अब आप देखे होंगे कि कहीं भी बनाना का जब ऑर्चर्ड होता है ना, तो उसमें कुछ ऐसे मतलब मेल प्लांट भी होते हैं जिसमें हमारा फ्लावर नहीं लगता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे अगर इसमें फ्रूट अगर नहीं लग रहा है, फ्लावर नहीं लग रहा है, तो हम किस काम का है हमारे लिए, उसको काट के हटा देना चाहिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा पपाया होता है ना, वो हमारा गाइनोडायोसिस और डायोसिस भी होता है। गाइनोडायोसिस का मतलब हो गया उसमें फीमेल और मेल फ्लावर दोनों रहेंगे, ठीक है, तो उसमें पॉलिनेशन हो जाएगा। लेकिन अगर डायोसिस वैरायटी हुआ जिसमें सिर्फ फीमेल होंगे, तो अब उसको पॉलिनेट कौन करेगा, मेल प्लांट तो चाहिए ही ना, ठीक है। तो इसीलिए ऑर्चर्ड में मेल प्लांट को भी लगाया जाता है ताकि वो फीमेल प्लांट को, डायोसिस प्लांट को फर्टिलाइज कर सके और तब वो उसमें फ्रूट सेटिंग होगा, ठीक है। तो इसीलिए 1:10 मतलब एक मेल प्लांट हमारा ऑर्चर्ड, मान लीजिए कि अगर 10 प्लांट है हमारे ऑर्चर्ड में, तो एक मेल प्लांट होना ही चाहिए, तभी हमारा फर्टिलाइजेशन होगा, फ्रूट सेटिंग होगा, ठीक है। तो 10% हमारा मेल प्लांट होना चाहिए ऑर्चर्ड में ताकि वो फीमेल प्लांट को पॉलिनेट कर सके, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ बहुत लोगों को नहीं पता होती है कि वो मेल प्लांट किस लिए है, ठीक है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम ऑर्चर्ड में लगाए हुए हैं बनाना, ठीक है, तो सॉरी पपाया, तो पपाया को एज अ फिलर प्लांट भी यूज़ किया जाता है ऑर्चर्ड में। मान लीजिए मैंगो का ऑर्चर्ड है या फिर किसी चीज़ का भी ऑर्चर्ड है, तो हम स्टार्टिंग में पपाया को फिलर प्लांट की तरह यूज़ कर सकते हैं ऑर्चर्ड में, ठीक है। अब मैं क्या बताई थी कि हमारा जो येलो कलर का फ्रूट होता है वो रिच होता है विटामिन ए में, मैंगो में भी था विटामिन ए रिच था, ठीक है। और पपाया में भी विटामिन ए बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कितना पाया जाता है, तो 20 IU, इंटरनेशनल यूनिट है IU, ठीक है, पर 100 ग्राम में। पर 100 ग्राम अगर हम पपाया लेंगे तो उसमें हमारा 20 मतलब 2020 IU जो होगा वो हमारा विटामिन ए पाया जाएगा, ठीक है। अब मेल प्लांट अगर मेल प्लांट एब्सेंट होता है, देखिए सनराइज सोलो जो एक वैरायटी है पपाया की, वो बहुत अच्छी अजीब वैरायटी है कह सकते हैं, ठीक है, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है क्योंकि इसमें हमारा मेल प्लांट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एब्सेंट होता है इसमें मेल प्लांट, ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये एक्सेप्शन है, ठीक है। अब सिव मेटिंग क्या होता है, तो इसमें हमारा क्रॉसिंग होता है मेल और फीमेल प्रोजेनी का, ठीक है, सेम पेरेंट का जो मेल और फीमेल होते हैं उनका क्रॉस किया जाता है, तो उसको हम सिव मेटिंग कहते हैं। पपाया में हमारा मेटाजीनिया प्रोसेस भी होता है और हमारा पपाया जो होता है वो हमारा ससेप्टेबल होता है वाटर लॉगिंग कंडीशन से और फ्रॉस्ट से, ठीक है, इसीलिए इसको हमें इरिगेशन कम देना चाहिए, पानी जहाँ लगता है वहाँ पे पपाया को ग्रो नहीं करना चाहिए और फ्रॉस्ट से भी बचाना चाहिए, ठीक है। पैक्टिन एक्सट्रैक्ट किया जाता है यूजिंग एल्कोहल पीपीटी मेथड, ठीक है, एल्कोहल प्रेसिपिटेशन मेथड से पैक्टिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। 90 to 100 डेज जो ओल्ड मैच्योर फ्रूट है ना, उसी का यूज़ किया जाता है लेटेक्स प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। हर फ्रूट को यूज़ नहीं कर सकते हैं लेटेक्स निकालने के लिए, ठीक है। 90 to 100 डेज़ का जो ओल्ड मैच्योर फ्रूट होगा ना, उसी का यूज़ किया जाएगा हमारा लेटेक्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। और जो हम कट मारेंगे वो 4 to 6 कट मारेंगे एक मैच्योर फ्रूट तक, और वो 2 mm डीप होना चाहिए, ठीक है, 2 mm डीप होना चाहिए लेटेक्स कलेक्शन के लिए, और 5 to 6 टैपिंग हम कलेक्ट कर सकते हैं उससे, ठीक है। तो ये कुछ जनरल बातें थी। अब मूव करते हैं वैरायटीज़ की तरफ। तो पपाया की बहुत सारी वैरायटीज़ है। पहला वैरायटी है पूसा मैजेस्टी, ठीक है। पूसा मैजेस्टी जो है वो हमारा पेपिन मतलब एक्सट्रैक्शन के लिए सुटेबल वैरायटी माना जाता है, ठीक है। CO5 जो है जिसमें हाईएस्ट पेपिन प्रोडक्शन होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा पेपिन हमारा CO5 से प्रोड्यूस होता है। ये भी जो पूसा मैजेस्टी है वो सुटेबल है पेपिन प्रोडक्शन के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा पेपिन प्रोडक्शन हम CO5 से करते हैं, ठीक है। अब रेड लेडी जो है, रेड लेडी जो है वो भी हमारा इम्पॉर्टेंट वैरायटी है, पॉपुलर एग्जॉटिक वैरायटी है, ठीक है, पॉपुलर एग्जॉटिक वैरायटी है पपाया की, ठीक है। पूसा नन्हा भी वैरायटी है, सोलो वैरायटी है। अब इसमें गाइनोडायोसिस और डायोसिस, इसको अलग अलग आपको पढ़ना है वैरायटी, ठीक है। गाइनोडायोसिस में जैसे कि हमारा अर्का सूर्या आ गया, पूसा मैजेस्टी आ गया, पूसा डिलीशियस आ गया, ताइवान आ गया जो कि ब्लड रेड कलर का पपाया होता है, कुर्क हनी ड्यू आ गया, सनराइज सोलो आ गया, ये सारा हमारा गाइनोडायोसिस वैरायटी है। डायोसिस में जैसे कि हमारा पूसा जाइंट आ गया, पूसा नन्ना आ गया, पूसा डॉर्फ आ गया, ठीक है, अर्का सूर्या आ गया, अर्का प्रभात हो गया, CO5, CO3,
CO4, CO7, ये सारा जो वैरायटी है वो हमारा क्या है, डायोशियस वैरायटी है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम एरिया की बात करें तो एरिया इसमें कितना होता है, 132,000 हेक्टेयर हमारा एरिया है पपाया का। प्रोडक्शन हमारा 5,381.7 किलो टन हमारा प्रोडक्शन है, और प्रोडक्टिविटी हमारा 40.7 टन पर हेक्टेयर हमारा प्रोडक्टिविटी है पपाया का, ठीक है। सबसे ज़्यादा कर्नाटक में इसका प्रोडक्शन किया जाता है। प्रोड्यूसर और प्रोडक्टिविटी कर्नाटक ही सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी में भी और प्रोड्यूसिंग में भी, ठीक है। सैंडी लोम सॉइल सबसे बेस्ट माना जाता है, और 6 to 7 pH होना चाहिए हमारा। और क्लाइमेट की बात करें तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट फेवरेबल होता है। लेस देन 12 to 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, अगर इससे कम हुआ तो अगर ग्रोथ हमारा रिटार्ड हो जाता है, ठीक है। ये था हमारा टेम्परेचर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं प्रोपगेशन पे। तो प्रोपगेशन हमारा पपाया का सीड से किया जाता है। अब सीड से किया जाता है तो आपको सीड रेट पता होना चाहिए। तो 250 to 300 ग्राम पर हेक्टेयर हमारा सीड रेट है गाइनोडायोसिस का। डायोसिस में तो ऑफकोर्स ज़्यादा चाहिए क्योंकि इसमें हमारे मेल प्लांट भी होंगे, ठीक है। तो 400 to 500 ग्राम पर हेक्टेयर हमारा डायोसिस का सीड रेट है, ठीक है। अब हम प्लांटिंग टाइम की बात करें तो हमारा जुलाई में इसका प्लांटिंग टाइम है, ठीक है। स्पेसिंग हमारा 2 into 2 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। पूसा नन्हा जो है वो हमारा 1.25 into 1.25 मीटर पे ही इसको ये प्लांट किया जाता है, ठीक है। पूसा नन्हा ये इंपॉर्टेंट वैरायटी है। इसमें 6000 प्लांट पर हेक्टेयर आ जाते हैं, ठीक है। प्लांट पॉपुलेशन पूसा नन्हा का 6000 प्लांट पर हेक्टेयर है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट इसके बारे में और है, जैसे कि हमारा जो आप देखे होंगे पपाया का, आप सीड देखें कभी, तो पपाया का सीड जो होता है वो बहुत चिपचिपा होता है, ठीक है, आप देखे होंगे। अब चिपचिपा क्यों होता है वो मैं आपको बता दूं। तो चिपचिपा होता है क्योंकि उसमें एक सर्कोटेस्टा लेयर होता है, ठीक है। सर्कोटेस्टा लेयर होता है पपाया पे, ठीक है। तो सर्कोटेस्टा लेयर जब तक है उसको तब तक आपको प्लांटिंग नहीं करना चाहिए, उस सीड को वैसे ही प्लांट नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका वायबिलिटी बहुत लो हो जाता है, ठीक है। जर्मिनेट नहीं होगा आपका सीड, ठीक है। तो उस सर्कोटेस्टा लेयर को रिमूव करना चाहिए बिफोर प्लांटिंग, ठीक है। तो उसको हमें GA3 से ट्रीट करना चाहिए जर्मिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए, इन्हांस करने के लिए, ठीक है। NPK की बात करें तो NPK इसमें 250:250:1000 इसको NPK चाहिए होता है ग्राम पर ईयर, ठीक है। और हमारा यील्ड जो होता है वो हमारा 50 to 100 kg पर प्लांट, एक प्लांट से हमारा 50 to 100 kg यील्ड हो जाता है पपाया का। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पोमीग्रेनेट पे। तो पोमीग्रेनेट भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फ्रूट है, ठीक है। तो जनरल इन्फॉर्मेशन से बात करेंगे। कॉमन फ्रूट जो है ये हमारा नेशनल फ्रूट ऑफ ईरान, ये ईरान का नेशनल फ्रूट है, नेशनल फ्रूट ऑफ ईरान, ठीक है। इसको कॉमन नेम ये बोला जाता है। बोटेनिकल नेम हमारा प्यूनिका ग्रेनेटम होता है। फैमिली हमारा प्यूनिकेसी होता है। ओरिजिन हमारा ईरान है। ऑफ कोर्स नेशनल फ्रूट है ईरान का, तो ईरान ओरिजिन ही होगा ना इसका, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 2n = 18 होता है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ हम बात करते हैं। इंडिया जो है वो हमारा 35,000 टन हमारा पर एनम, एक साल में हम इंडिया जो है वो 35,000 हमारा पोमीग्रेनेट को एक्सपोर्ट करती है, ठीक है। ये ओल्डेस्ट एडिबल फ्रूट है, ओल्डेस्ट हमारा एडिबल फ्रूट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कमर्शियल फ्रूट भी है एरिड और सेमी एरिड रीजन्स का, और ड्राउट टॉलरेंट है, सॉल्ट टॉलरेंट है, और विंटर हार्डी क्रॉप है, ठीक है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा इसको ग्रो किया जाता है, ग्रेटर देन 60% एरिया में महाराष्ट्र में इसको ग्रो किया जाता है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म की बात कर लेते हैं। एरिया की बात करें तो एरिया हमारा 1.13 लाख हेक्टेयर होता है, ठीक है। प्रोडक्शन की बात करें तो 7.44 लाख टन होता है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी की बात करें तो 6.6 टन पर हेक्टेयर हमारा पोमीग्रेनेट का प्रोडक्टिविटी है, ठीक है।
सॉइल एंड पीएच की बात करें तो वेल ड्रेन्ड, डीप, लोमी और एलुवियल सॉइल चाहिए होता है। पीएच की बात करें तो पीएच हमारा 5.5 to 6.5 पाया जाता है, ठीक है, होना चाहिए, तभी हमारा पोमीग्रेनेट को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर की बात करें तो ये हमारा जैसे विंटर हार्डी क्रॉप था तो 45 to 48 डिग्री सेल्सियस ये टॉलरेट कर लेती है, और कम से कम इसको 13 डिग्री सेल्सियस चाहिए, उससे कम हुआ तो ये हमारा फिर फ्रूट इस्टेब्लिशमेंट नहीं हो पाएगा इसका, ठीक है। और बेस्ट जो फ्रूट इस्टेब्लिशमेंट है वो हमारा 38 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ठीक है। अब कुछ वेराइटीज़ की बात करें तो वेराइटीज़ जो है वो हमारा पोमीग्रेनेट का बहुत इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ है, ठीक है। जैसे कि हमारा हो गया बेसी इन सीडलेस, ठीक है, ये भी बहुत वैरायटी है, इसको हम डॉलर अर्नर क्रॉप भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ से हमें डॉलर मिलता है, ठीक है, तो इसके लिए इसको डॉलर अर्नर क्रॉप भी कहते हैं, ठीक है। CO1 जो हो गया वो हमारा इम्पॉर्टेंट पल्प, मतलब हाईएस्ट पल्प कंटेंट होता है और स्वीट टेस्ट भी होता है। जेलोर सीडलेस हो गया, एवरग्रीन ट्री है। पेपर शेल हो गया, मस्कैट हो गया, ठीक है। तो ये सब जो है वो हमारा पोमीग्रेनेट का वैरायटी है। जैसे गणेश हो गया, ठीक है, भगवा हो गया, सिंदूरी हो गया, मस्तानी हो गया, अमली दाना हो गया, वंडरफुल हो गया, रूबी हो गया, ढोलका, जेलोर सीडलेस, ये सारे जो हैं वो हमारे वैरायटीज़ हैं, ठीक है, पोमीग्रेनेट की। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोपगेशन की, ठीक है। तो प्रोपगेशन इसको एयर लेयरिंग से भी किया जाता है, ठीक है। एयर लेयरिंग को हम गूटी भी कहते हैं, ठीक है। एयर लेयरिंग से किया जाता है, हार्डवुड कटिंग से किया जाता है, क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग से भी किया जाता है, ठीक है। बर्डिंग किया जाता है, प्लांट टिश्यू कल्चर। सबसे कॉमन जो है वो हमारा एयर लेयरिंग है, ठीक है। एयर लेयरिंग से सबसे ज़्यादा किया जाता है। हार्डवुड कटिंग का भी यूज़ करते हैं, ग्राफ्टिंग का भी यूज़ करते हैं, बर्डिंग का भी यूज़ करते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर का भी यूज़ करते हैं, ठीक है, प्रोपगेशन के लिए। नेक्स्ट जो है वो हमारा प्लांटिंग टाइम की बात करें तो प्लांटिंग टाइम हमारा जुलाई टू फेब है, ठीक है। प्लांटिंग टाइम जुलाई टू फेब है, बेस्ट हमारा फेब में होता है। और ट्रॉपिक्स में बात करें तो जुलाई टू अगस्त में भी इसको ग्रो किया जाता है, ठीक है। स्पेसिंग की बात करें तो 4.5 into 3 मीटर स्पेसिंग में इसको ग्रो किया जाता है। 740 प्लांट्स पर हेक्टेयर आते हैं, ठीक है। पिट साइज़ की बात करें तो 75 into 75 into 75 इसका पिट साइज़ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बहार की, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से बहार पाए जाते हैं? अम्बे बहार, मृग बहार और हस्त बहार, ठीक है। सबसे मोस्ट कॉमन जो है वो हमारा अम्बे बहार होता है, ठीक है। उसके बाद अब अम्बे बहार सबसे बेस्ट है, तो जो भी मृग बहार और हस्त बहार में फ्लावरिंग आएगा उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, तभी हमारा जो अम्बे बहार का जो फ्रूट होगा वो अच्छी क्वालिटी का होगा, ठीक है। मैच्योर फ्रूट में हमारा TSS जो है वो हमारा 13 to 17 ब्रेक्स होते हैं, ठीक है। अब हम फ्रूट कब से लेना शुरू करेंगे? तो प्लांटिंग करने के 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है, 3 ईयर्स ऑनवर्ड्स हम क्या कर सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं प्लांट से, ठीक है। और हमारा यील्ड की बात करें तो हमारा पोमीग्रेनेट का जो यील्ड है वो हमारा 10 to 15 टन पर हेक्टेयर, ठीक है। 10 to 15 टन पर हेक्टेयर हमारा यील्ड है। और हमारा 100 to 150 फ्रूट हमारा पर ट्री, एक ट्री से हमारा 100 to 150 फ्रूट मिल जाएगा। अगर हम आफ्टर 5th ईयर्स, अगर 5 साल के बाद अगर फ्रूट लेना शुरू किए तो हमारा 100 to 150 फ्रूट पर ट्री भी मिल सकता है, ठीक है। अब कुछ ऑर्नामेंटल पोमीग्रेनेट होते हैं, ठीक है। ऑर्नामेंटल पोमीग्रेनेट जिसमें क्या होता है, हमारा डबल फ्लावर होता है, ठीक है। वो उसमें फ्रूट स्मॉल साइज़ के होंगे, ठीक है। वो सिर्फ ऑर्नामेंटल मतलब सजावट के लिए पोमीग्रेनेट को यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसमें स्मॉल साइज़ के फ्रूट होंगे, स्टेराइल नेचर के फ्रूट होंगे। और जो वैरायटी है जैसे कि नाना जो वैरायटी है वो ऑर्नामेंटल पोमीग्रेनेट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये था पोमीग्रेनेट। नेक्स्ट जो हमारा फ्रूट है वो हमारा गुआवा है, तो हम गुआवा की तरफ मूव करते हैं। तो गुआवा जनरल इन्फॉर्मेशन से बात करेंगे तो कॉमन नेम जो गुआवा है वो हमारा पुअर्स मैन एप्पल भी बोलते हैं, एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स बोलते हैं, ठीक है। इसका बॉटनिकल नेम जो है वो सीडियम गुआजावा है, ठीक है। फैमिली हमारा माइट्रीसी है।
ऑरिजिन हमारा पेरू है और क्रोमोसोम नंबर हमारा 2n=22 होता है। ठीक है, अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। तो बेस्ट क्वालिटी जो गुआवा है वो हमारा इलाहाबाद यूपी में हमारा बेस्ट क्वालिटी का गुआवा मिलता है। ठीक है, अब जो हमारा जेली जो हम बनाते हैं वो हमारा बेस्ट क्वालिटी का जेली किससे बनाया जाता है? ऑफकोर्स गुआवा से बनाया जाता है। ये हमारा हाईली सेंसिटिव होता है वाटर लॉगिंग से और फ्रॉस्ट से। ठीक है, इससे पहले हम कौन सा क्रॉप पढ़े थे जो हमारा ससेप्टेबल था, वाटर लॉगिंग से सेंसिटिव था? तो वो हमारा था पपाया। ठीक है, पपाया भी वाटर लॉगिंग फ्रॉस्ट से हमारा ससेप्टेबल होता है और हमारा गुआवा भी ससेप्टेबल है। ठीक है, अब गुआवा जो होता है वो हमारा रिच सोर्स होता है विटामिन सी का और पैक्टिन का। जेली बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या चाहिए होता है? पैक्टिन चाहिए होता है। ठीक है, तो गुआवा जो है वो बेस्ट है हमारा जेली प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, हाईएस्ट होता है विटामिन सी इसमें और पैक्टिन भी सबसे ज़्यादा होता है। विटामिन सी हमारा कितना होता है? 250 to 300 mg पर 100 ग्राम गुआवा में। ठीक है, इतना होता है। TSS की बात करें तो TSS इसमें 13 ब्रिक्स होता है। हाईएस्ट जो है वो हमारा इसका श्वेता वैरायटी में सबसे ज़्यादा TSS पाया जाता है। ठीक है, एरिया की बात करें तो 235.6 थाउजेंड पर हेक्टेयर इसका एरिया होता है। 3,198,000 टन हमारा इसका प्रोडक्शन होता है और 13.6 टन पर हेक्टेयर इसका प्रोडक्टिविटी होता है। ठीक है, सॉइल एंड पीएच की बात करें तो लाइट सैंडी सॉइल बेस्ट माना जाता है नॉर्थ इंडिया में। क्लाइमेट की बात करें तो ट्रॉपिकल और शॉर्ट सब ट्रॉपिकल में इसको ग्रो किया जाता है। ठीक है, टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर ये भी 45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर टॉलरेट कर सकती है, लेकिन सेंसिटिव होती है फ्रॉस्ट से और वाटर लॉगिंग कंडीशन से। ठीक है, इलाहाबाद सफ़ेदा जो है उसको 3x6 मीटर की स्पेसिंग पे ग्रो किया जाता है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग। ठीक है, और वो हमारा फ्री होता है फ्रॉम बेंजोइंग। ठीक है, अब ब्रॉन्जिंग से। ठीक है, अब ब्रॉन्जिंग क्या होता है? तो ब्रॉन्जिंग जो है वो हमारा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि हमारा जिंक, पोटेशियम और फॉस्फोरस के डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है, तो इलाहाबाद सफ़ेदा जो है वो हमारा रेजिस्टेंट है फ्रॉम ब्रॉन्जिंग। ठीक है, फ्री फ्रॉम ब्रॉन्जिंग होता है। अब प्रोपेगेशन की बात करें तो इसको स्टूलिंग या फिर माउंड लेयरिंग। ठीक है, स्टूलिंग या माउंड लेयरिंग से इसका प्रोपेगेशन करवाया जाता है। इनार्चिंग से भी होता है, नॉर्थ इंडिया में हाईएस्ट सक्सेस रेट है इनार्चिंग का। वेज ग्राफ्टिंग से भी किया जाता है जिससे हमारा रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है इससे। ठीक है, प्लांटिंग टाइम की बात करें तो जून जुलाई में इसकी प्लांटिंग की जाती है। पिट साइज़ जो है वो हमारा 100x100x100 सेंटीमीटर है। ठीक है, स्पेसिंग हमारा 6x6 मीटर पे इसको लगाया जाता है। 277 प्लांट पर हेक्टेयर हमारा प्लांट पॉपुलेशन हो जाएगा। गुआवा में हम इंपॉर्टेंट करते हैं मिडो ऑर्चार्ड सिस्टम। ठीक है, मिडो ऑर्चार्ड सिस्टम का क्या मतलब है कि इसमें हाई डेंसिटी प्लांटिंग तो करते ही हैं इलाहाबाद सफ़ेदा में, लेकिन अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग करते हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि 2x2 मीटर के स्पेसिंग पे इसको ग्रो किया जाता है गुआवा को। ठीक है, तो इसी को हम मिडो ऑर्चार्ड सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इसमें हमारा 5000, सोचिए कहाँ 277 और कहाँ 5000, कितना डिफरेंस है। 5000 प्लांट पर हेक्टेयर हमारा आ जाएगा अगर हम मिडो ऑर्चार्ड सिस्टम या फिर अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग से गुआवा को ग्रो करेंगे। अब ये सिस्टम जो है वो कहाँ से डेवलप किया गया है? तो CISH लखनऊ से इसको डेवलप किया गया है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर से इस टेक्निक को डेवलप किया गया है। ठीक है, अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे। गुआवा में भी हमारा बहार होता है, मृग बहार, अम्बे बहार और हस्त बहार। ठीक है, तो हमारा पोमीग्रेनेट में अम्बे बहार मोस्ट कॉमन था जिससे हम फ्रूट को लेते हैं। ठीक है, ये गुआवा में हमारा मृग बहार सबसे कॉमन माना जाता है। ठीक है, फ्लावरिंग टाइम जो होता है वो हमारे ये जून जुलाई में होता है इसका, ये नवंबर दिसंबर में होता है। ठीक है, और ये हमारा जनवरी फरवरी में होता है। ठीक है, मार्च अप्रैल में होता है। ठीक है, तो मृग बहार सबसे कॉमन माना जाता है गुआवा में जिससे कि हम फ्रूट लेते हैं। ठीक है, अब हार्वेस्टिंग हमारा नवंबर दिसंबर में होगा। सुपीरियर क्वालिटी का फ्रूट होता है इसमें। ठीक है, सुपीरियर क्वालिटी का फ्रूट हमारा मृग बहार से मिलता है। ठीक है, अब जो मैच्योर ग्रीन होता है ना
मैच्योर ग्रीन जो फ्रूट होता है, मैच्योर ग्रीन जो या फिर पार्शली जो राइप होता है, वो 8 to 10 डिग्री सेल्सियस पे उसको स्टोर कर सकते हैं 2 to 3 वीक्स के लिए। अगर राइप आप गुआवा तोड़ते हो तो राइप गुआवा को 1 वीक तक के लिए स्टोर कर सकते हो 5 to 8 डिग्री सेल्सियस पे। और अगर नॉर्मल शेल्फ लाइफ की बात करें तो हमारा 7 डेज़ होता है 20 डिग्री सेल्सियस पे गुआवा का, ठीक है। अब गुआवा को साइडर मेकिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, गुआवा पल्प को, ठीक है, जिसमें कि हमारा 4% एल्कोहल होता है साइडर में, ठीक है। तो साइडर मेकिंग के लिए भी गुआवा के पल्प को यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सिट्रस पे, ठीक है। तो सिट्रस में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट 3 सिट्रस फैमिली में 3 इम्पॉर्टेंट फ्रूट पढ़ना है। पहला है मैंड्रिन, दूसरा हम पढ़ेंगे स्वीट ऑरेंज और तीसरा पढ़ेंगे लाइम, ठीक है। तो मैंड्रिन से शुरू करते हैं। बॉटनिकल नेम हमारा मैंड्रिन का होता है सिट्रस रेटिकुलाटा, फैमिली हमारा रूटेसी है, ओरिजिन हमारा चाइना है, ठीक है। सारे सिट्रस फैमिली की यही है, ठीक है, फैमिली और ओरिजिन सबका सेम है, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर भी सबका सेम है, 2n = 18। सिर्फ हमारा बॉटनिकल नेम चेंज हो रहा है सिट्रस ग्रुप का, ठीक है। तो मैंड्रिन का जो हमारा बॉटनिकल नेम है वो है सिट्रस रेटिकुलाटा, स्वीट ऑरेंज का है सिट्रस साइनेंसिस और लाइम का है सिट्रस ओरेंटिफोलिया, ठीक है। तो मैंड्रिन से शुरू करते हैं। अब मैंड्रिन की एरिया प्रोडक्शन की बात करें तो मैंड्रिन और किन्नू जो है वो हमारा 50% एरिया अकेले कवर करता है, हमारा मैंड्रिन और किन्नू, ठीक है। सिट्रस स्पीसीज़ में 31% हमारा प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन करता है मैंड्रिन, ठीक है। सबसे ज़्यादा हमारा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो हमारा USA है, ठीक है। 10 to 12% TSS होता है इसमें, ठीक है। सबसे ज़्यादा ग्लूकोज प्रेजेंट होता है हमारा नारंगीन में, और गिडलिंग और रिंगिंग जो होता है वो हमारा इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिसेस किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा चीज़ है वो हमारा क्या है कि एसिड लाइम जो होता है ना वो हमारा स्मॉल साइज़ का भी वैरायटी होता है और लार्ज साइज़ का भी वैरायटी होता है, ठीक है। स्मॉल साइज़ जो हमारा होता है वो वेस्ट इंडियन लाइम होता है, मैक्सिकन लाइम होता है, कागजी लाइम होता है, ठीक है। और लार्ज साइज़ वैरायटी का जो है वो हमारा तहीती और बियोस, ठीक है, इसमें यूज़ किया जाता है सीडलेस वैरायटी का, लेकिन हमारा इंडिया में ये पॉपुलर नहीं है। स्मॉल साइज़ जो वैरायटी है वही हमारा इंडिया में यूज़ होता है, ठीक है। कागजी लाइम जो है वो हमारा मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है इंडिया की, इम्पॉर्टेंट वैरायटी भी है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसकी वैरायटीज़ की तरफ। तो आपका जो मैंड्रिन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटी है, जैसे कि हमारा नागपुर मैंड्रिन हो गया। नागपुर मैंड्रिन जो होता है वो हमारा हैवी बियरर होता है, 1500 to 2000 फ्रूट्स हमारा होता है, ठीक है। 7 to 8 सीड्स पाए जाते हैं और उसको GI टैग भी मिला हुआ है, ठीक है। इसको GI टैग भी मिला हुआ है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है नागपुर मैंड्रिन, ठीक है। वर्ल्ड फेमस मैंड्रिन वैरायटी होता है हमारा सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारा NRCC नागपुर मैंड्रिन सीडलेस 4, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटी है, इसको डेवलप किया गया है CCRI ने, सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर ने इसको भी, और इसमें 40 to 50% फ्रूट्स जो होता है वो टोटली सीडलेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो वैरायटी है वो हमारा खासी मैंड्रिन है, ठीक है। इसको असम कम्बला मैंड्रिन भी कहते हैं, मेघालय में खासी मैंड्रिन भी कहते हैं। मेघालय जो है वो GI टैग लिया हुआ है, ठीक है, खासी मैंड्रिन का, ठीक है। सिक्किम में इसको सिक्किम मैंड्रिन से, दार्जिलिंग में दार्जिलिंग मैंड्रिन से भी बोला जाता है, इसका कॉमन नेम है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारा कुर्ग मैंड्रिन, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट वैरायटी है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट वैरायटी है कुर्ग की, ठीक है। इसको साउथ इंडिया में कल्टीवेट किया जाता है और कर्नाटक जो है इसका GI टैग मिला हुआ है, ठीक है। तो आपको मैंड्रिन में 3 GI टैग याद रखना है। पहला है नागपुर मैंड्रिन जिसको GI टैग मिला हुआ है, ठीक है, नागपुर मैंड्रिन जिसको GI टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट है हमारा खासी मैंड्रिन, ठीक है, इसको भी GI टैग मिला हुआ है, मेघालय लिया हुआ है, ठीक है। और हमारा कुर्ग मैंड्रिन जो है इसको भी GI टैग मिला हुआ है, जो कि हमारा कर्नाटक लिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉप रेगुलेशन, हार्वेस्टिंग और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो क्रॉपिंग सिस्टम जो है ना वो
आसाम में खासी वैरायटी का किया गया है, ठीक है। ये टी में क्रॉपिंग सिस्टम किया जाता है ताकि हम टी जो है उसको प्रोवाइड मतलब शेड प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। साउदर्न हिली एरिया में इसको कल्टिवेट किया जाता है कोर्गमैन का, ठीक है, कॉफ़ी प्लांटेशन को शेड पहुंचाने के लिए। तो ये था क्रॉपिंग सिस्टम, टी और कॉफ़ी के साथ किया जाता है। क्रॉप रेगुलेशन का मतलब होता है कि हमें अगर 2 क्रॉप्स लेना है ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया में, ठीक है, तो क्या करना होता है कि हमें फ्लावरिंग को कंट्रोल करना होगा, ठीक है। अगर हम अम्बिया बहार में फ्लावरिंग को कंट्रोल कर लेते हैं तो ठीक है, तो मृग बहार में हमें अच्छा फ्लावरिंग मिलेगा, ठीक है। तो क्रॉप रेगुलेशन का मतलब होता है कि अगर आप एक क्लाइमेट में अच्छा फ्रूट लेना चाहते हैं तो आपको दूसरे क्लाइमेट में क्या करना होगा कि उसके फ्लावर को कंट्रोल करना होगा, ठीक है, उसके फ्लावर को आने नहीं देना होगा, तभी तो आप एक सीज़न में अच्छा फ्रूट ले पाओगे ना। तो क्रॉप रेगुलेशन का मतलब वही होता है कि हमें फ्लावरिंग को कंट्रोल करना है, ठीक है। अम्बिया बहार के फ्लावर को कंट्रोल करते हैं बिफोर मानसून, और मृग बहार को कंट्रोल करते हैं पानी को विथहोल्ड करके, मतलब पानी इरिगेशन नहीं देते हैं तो उससे हमारा फ्लावर कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। तो 2 क्रॉप्स लेना है तो हमें फ्लावर को तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हार्वेस्टिंग की बात करें तो मैच्योर फ्रूट 9 से 10 मंथ्स का हो जाता है, उसके बाद हम हार्वेस्टिंग लेते हैं, ठीक है। हार्वेस्टिंग जो है वो हमारा अक्टूबर से दिसंबर में किया जाता है अम्बिया बहार के लिए, और मृग बहार के लिए हमारा फेब टू अप्रैल में किया जाता है, ठीक है। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो TSS जो है वो हमारा 14:1 होता है फॉर गुड पैलेटेबिलिटी और टेस्ट के लिए। स्टोरेज इसको 6 to 7 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करते हैं, ठीक है। 85 to 95% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है। और डी ग्रीनिंग, आप सिट्रस में देखे होंगे कॉमनली डी ग्रीनिंग किया जाता है। सिट्रस जो हमारा ग्रीन होता है तो ग्रीन कलर को चेंज करने के लिए, जैसे ऑरेंज कलर लाने के लिए तो डी ग्रीनिंग किया जाता है, और उसमें डी ग्रीनिंग के लिए इथरेल का यूज़ किया जाता है। इथरेल का यूज़ किया जाता है 50 ppm, ठीक है, 50 ppm इथरेल का यूज़ किया जाता है डी ग्रीनिंग को रोकने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्वीट ऑरेंज की। तो स्वीट ऑरेंज हमारा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो मैं आपको बॉटनिकल नेम बताई वो क्या है, सिट्रस साइनेंसिस, ठीक है। सिट्रस साइनेंसिस जो है वो हमारा बॉटनिकल नेम है स्वीट ऑरेंज का, ठीक है। इसकी फैमिली भी रूटेसी है, क्रोमोसोम नंबर 2n = 18, और चाइना इसका ओरिजिन है, ठीक है, सेम है सबका, बस इसका बॉटनिकल नेम चेंज है, ठीक है। क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट इसको कैसा चाहिए, क्लाइमेट से पहले हमारा कंट्रीब्यूशन देखते हैं। 37% कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। जैसे कि हमारा मैंड्रिन के केस में कितना था, 31% कंट्रीब्यूशन कर रहा था ना प्रोडक्शन में। स्वीट ऑरेंज हमारा 37% कंट्रीब्यूशन करता है, ठीक है, प्रोडक्शन में। अब क्लाइमेट और सॉइल की बात करें तो क्लाइमेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कैसा क्लाइमेट चाहिए स्वीट ऑरेंज के लिए, तो क्लाइमेट इसको सब ट्रॉपिकल चाहिए, ठीक है। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है वो बेस्ट माना जाता है। एक्सेलेंट डीप ऑरेंज कलर हमारा आता है फ्रूट अगर हम इसको सब ट्रॉपिकल में ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। डीप ब्लैक कॉटन सॉइल चाहिए, ठीक है। और pH हमारा 6 to 7.5 होना चाहिए। टेम्परेचर की बात करें तो ऑप्टिमम टेम्परेचर 20 to 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए, ठीक है, 20 to 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए। लेकिन अगर 40 डिग्री भी चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये टॉलरेट कर लेता है। 40 डिग्री मैक्सिमम टॉलरेट कर सकता है और मिनिमम 10 डिग्री हमारा टॉलरेट कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा एक ब्लड रेड वैरायटी है ना, ब्लड रेड वैरायटी है वो हमारा कूल विंटर सीज़न, मतलब उसको कूल सीज़न रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अब वैरायटी की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, पहला है ब्लड रेड, ठीक है। ब्लड रेड वैरायटी की ही बात करें की है ना अभी, इसको कूल विंटर सीज़न चाहिए होता है, ठीक है। ये बेस्ट क्वालिटी है, मतलब अच्छी वैरायटी है हमारा रेड जूस के लिए, ठीक है। रेड जूस के लिए अच्छी वैरायटी माना जाता है ब्लड रेड को। नेक्स्ट वैरायटी है हैमलिन, ठीक है। हैमलिन जो वैरायटी है वो हमारा अर्ली सीज़न या फिर टेबल पर्पज़ के लिए अच्छा माना जाता है इसका। नेक्स्ट वैरायटी है जाफ़ा। जाफ़ा जो है वो हमारा फेमस वैरायटी है इज़राइल की, ठीक है। इसको इज़राइल से इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे पंजाब में, ठीक है, और इसको जूस के लिए अच्छा वैरायटी माना जाता है। नेक्स्ट जो वैरायटी है वो है हमारा मौसम्बी, ठीक है, अर्ली वैरायटी है।
पाइन एप्पल जूस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। सतगुड़ी बहुत ज़्यादा जूसी वैरायटी है, ठीक है, 45 to 48% इसमें जूस पाया जाता है और ये आंध्र प्रदेश की अच्छी वैरायटी है, ठीक है। नेक्स्ट जो वैरायटी है वो हमारा वेलेंसिया जो वैरायटी है ये लेट सीजन वैरायटी है। नेक्स्ट है हमारा समोटी जो वैरायटी है ये हमारा सीडलेस वैरायटी है, ठीक है। कटोल गोल्ड भी वैरायटी है, ठीक है, जो कि हमारा सिलेक्शन हुआ है मौसम्बी से, ठीक है, और ये महाराष्ट्र की अच्छी वैरायटी है। नेक्स्ट हम प्रोपगेशन की बात करें तो प्रोपगेशन इसको कैसे करते हैं, हम बर्डिंग से प्रोपगेशन करते हैं, ठीक है, आइदर टी बर्डिंग या फिर पैच बर्डिंग किया जाता है, ठीक है। इसका हमारा प्लांटिंग टाइम जो है वो हमारा मानसून में इसको प्लांट किया जाता है। पंजाब हरियाणा में इसको फेब और मार्च में भी किया जाता है। स्पेसिंग हमारा 6 × 6 मीटर होता है। 277 प्लांट पर हेक्टेयर आ जाएंगे, ठीक है। 60 × 60 × 60 सेंटीमीटर इसका पिट साइज़ होता है, ठीक है। इसमें भी हमारा बहार होता है, ठीक है। मेन जो है वो हमारा मृग बहार होता है जून जुलाई में, और फ्रूटिंग हम उसका मार्च अप्रैल में आता है। सेकंड हमारा हस्त बहार होता है, जिसके लिए फॉर मौसम्बी के लिए दोनों बहार इम्पॉर्टेंट है, दोनों बहार यूज़ किया जाता है, ठीक है, मृग बहार भी और हस्त बहार भी। मृग बहार का फ्लावरिंग कब आएगा, जून जुलाई में आएगा और मार्च अप्रैल में उसका फ्रूटिंग आएगा। और सेकेंड है हमारा हस्त बहार। दोनों बहार से हमारा मौसम्बी प्रैक्टिस किया जाता है, मौसम्बी को मतलब फ्रूटिंग दिया जाता है दोनों बहार से, ठीक है। हार्वेस्टिंग की बात करें तो हमारा मैच्योर फ्रूट जो है वो हमारा 9 से 9.5 महीने में क्या होता है, इसमें फ्लावरिंग आ जाता है, ठीक है, एक्सेप्ट हमारा वेलेंसिया। और नॉर्थ इंडिया में इस हार्वेस्टिंग कब से किया जाता है, अक्टूबर से दिसंबर में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में जो सतगुड़ी है ना वैरायटी, उसको हार्वेस्ट किया जाता है अक्टूबर सितंबर में हस्त बहार में, अक्टूबर नवंबर में अंबिया बहार में, और फेब और मार्च में मृग बहार में हार्वेस्टिंग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारा लाइम की बात करें तो लाइम जो है वो जानते हैं, लाइम नींबू जिसको बोलते हैं, ठीक है, लेमन, ठीक है। तो इसका बॉटनिकल नेम जो है वो हमारा सिट्रस ऑरेंटिफोलिया, ठीक है, ऑरेंटिफोलिया इसका बॉटनिकल नेम है, सिट्रस ऑरेंटिफोलिया इसका बॉटनिकल नेम है। लाइम का जो है क्रॉस किया गया है ना वो हमारा पपेडा इंटू सिट्रस मीडिया से किया गया है। लेमन का क्रॉस किया गया है क्लोज रिलेटिव टू सिट्रॉन या फिर सोर ऑरेंज से, ठीक है। कागजी नींबू बोलते हैं इंडिया में हम, ठीक है, जो कि हमारा रिच सोर्स होता है विटामिन सी का, ठीक है, विटामिन सी का रिच सोर्स होता है हमारा कागजी नींबू, ठीक है। लाइम को ही बोला जाता है इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसकी वैरायटीज़ की तरफ। तो इसका बहुत सारा इंपॉर्टेंट वैरायटी है, जैसे कि अभयपुरी कागजी लाइम हो गया, ठीक है। ये होम गार्डन के लिए यूज़ किया जाता है इस वैरायटी को। एसिड लाइम ARL1 ये भी इम्पॉर्टेंट वैरायटी है, ICAR ने डेवलप किया है इसको, ठीक है। और ये नॉर्थ ईस्ट हिली रीजन के लिए अच्छी वैरायटी मानी जाती है, ठीक है। ये सूटेबल होता है जूस के लिए, कॉर्डियल के लिए, पिकल्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो हमारा काफिर लाइम है। काफिर लाइम इसको भी होम गार्डन के लिए यूज़ किया जाता है। सरबती है, साई सरबती, ये हम MPKV ने इसको डेवलप किया है, ठीक है। TSS इसमें 54.151% TSS पाया जाता है, ठीक है, और जूस भी इसमें अच्छा होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो वैरायटी है वो हमारा है इलायची नींबू, ठीक है। इलायची नींबू भी है, ये हाई यील्डिंग वैरायटी है, ठीक है, वेस्ट त्रिपुरा की, और हाई डेंसिटी प्लांटिंग में भी इसको ग्रो किया जाता है, ठीक है, 2 × 2 मीटर के स्पेसिंग पे, ठीक है। नेक्स्ट है पंत लेमन, पॉपुलर वैरायटी है नॉर्थ वेस्ट इंडिया की, ठीक है, और GBPUAT ने इसको डेवलप किया है, ठीक है, पंतनगर से डेवलप हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वैरायटी है बालाजी वैरायटी है, ठीक है, इसको ये सिलेक्शन हुआ है तेनाली से, ठीक है, और AHU ने डेवलप किया है, आंध्र प्रदेश से डेवलप हुआ है। नेक्स्ट वैरायटी है चक्रधार, थॉर्नलेस वैरायटी है। जय देवी हाई यील्डिंग पोटेंशियल वैरायटी है, ठीक है। कचाई लेमन, ये भी हाई यील्डिंग वैरायटी है, ठीक है।
तहीती लाइम, जिसको हम पर्सियन लाइम भी कहते हैं, और ये बियर के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। कागजी नींबू सबसे इम्पॉर्टेंट वैरायटी है हमारा लाइम का, ठीक है। कमर्शियल ग्रोन प्रोपगेटेड वैरायटी है, जिसको सीड से प्रोपगेट किया जाता है, ठीक है। और एट प्रेजेंट जो है सारे डेवलप्ड वैरायटी में सबसे ज़्यादा जो क्लोनल सिलेक्शन है वो इसी वैरायटी का किया गया है, ठीक है। 49.5% इसमें जूस होता है और 12 ग्राम पर फ्रूट का इसका वेट होता है। नेक्स्ट वैरायटी है मेयर लेमन, नेचुरल हाइब्रिड लेमन और स्वीट ऑरेंज के क्रॉस से बनाया गया है इसको, ठीक है। तो ये वैरायटीज़ थे। अब प्रोपगेशन की बात करें तो प्रोपगेशन इसमें कैसे किया जाता है। एसिड लाइम या कागजी लाइम जो है इसका प्रोपगेशन सीड से किया जाता है। सीडलेस फ्रूट जो थे उनका बर्डिंग से किया जाता है। लेमन का कटिंग से भी किया जाता है। कटिंग से करने का चीपेस्ट, सिंपलेस्ट, रैपिड मेथड होता है, ठीक है। स्पेसिंग और एसिड लाइम जो हो तो वो हमारा ट्रेनिंग प्रूनिंग के लिए, मतलब ट्रेनिंग प्रूनिंग को भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करता है हमारा एसिड लाइम, ठीक है। मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम से सबसे ज़्यादा किया जाता है इसको, ट्रेनिंग प्रूनिंग किया जाता है इसमें। और हार्वेस्टिंग की बात करें तो 160 to 195 डेज़ मैच्योर जब हो जाएगा फ्रूट, उतना दिन का जब हो जाएगा तब हम इसको हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और मिनिमम मैच्योरिटी स्टैंडर्ड ऑफ लाइम जो होता है वो हमारा 42% जूस होता है, 7 to 8% एसिडिटी होता है, और लेमन में 30% जूस और 5.6% एसिडिटी होता है, ठीक है। तो ये था हमारा फ्रूट्स। हमने आधा फ्रूट्स कवर कर लिया है और बाकी बचे हुए फ्रूट्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। और आप एक बार नोट्स की गो थ्रू हो जाइएगा, ठीक है। उसके बाद एक बार फिर से आप वीडियो लेक्चर्स को देखिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे हॉर्टिकल्चर। अब नेक्स्ट फ्रूट्स, बचे हुए फ्रूट्स को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।